हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप सब भाई? आज बाजार ने हमारे साथ आंख मिचोली खेली। पहले तो लग रहा था कि बेयर्स भाग गए और बुल्स आ गए, पर लास्ट में ऐसा लगा जैसे बेयर्स चीख के कह रहे हो आई एम बैक, आई एम बैक, आई एम बैक, और बेयर्स बाजार में वापस लौट आए। तो आइए डिटेल में चर्चा करते हैं बाजार आज और उसके बाद बाजार कल क्या होगा उसकी चर्चा उसके बाद। कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक खास बात बता दूं जिससे आपको बहुत फायदा होगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, उसका लिंक ऊपर आ रहा है। मैं टेलीग्राम चैनल किस तरह का है, मेरी कौन सी फोटो लगी है आप देख सकते हैं, क्योंकि जब आप टेलीग्राम चैनल सर्च करेंगे एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट लिख के तो आपको बहुत सारे जाली चैनल्स भी मिल जाएंगे। मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा हैं जो आप इस लिंक में देख सकते हैं। इसके अलावा मैं क्यों कह रहा हूं आपको ये समझिए, मैं मॉर्निंग पे यहाँ पर दो तरह के आपको स्क्रीनशॉट शेयर करता हूं, एक गुड मॉर्निंग अपडेट्स और दूसरा कॉर्पोरेट रिजल्ट्स एंड टिटबिट्स। तो गुड मॉर्निंग अपडेट्स में क्या होता है कि आपको सारी खास न्यूज़ें मैं एक जगह दे देता हूं, और कॉर्पोरेट रिजल्ट्स और टिटबिट्स में क्या होता है जो भी क्वार्टरली रिजल्ट्स डिक्लेयर हो रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है कॉर्पोरेट से रिलेटेड एक जगह असेंबल कर देता हूं। आप देख रहे हो कोलाज आ रहा है, दोनों स्क्रीन मैंने आपको दिखाए हैं। पता है ये इतना जबरदस्त है, मैं आपको बता नहीं सकता। जो व्यक्ति होता है ना नॉर्मली न्यूज़ नहीं पढ़ पाता है, उसको पता नहीं पड़ता कहाँ से पढ़ूं। अब वो न्यूज़ पढ़ता है तो घंटों उसको लग जाते हैं, घंटे उसके वेस्ट हो जाते हैं। अगर जो मेरे स्क्रीनशॉट है उसमें सारी खास न्यूज़ मुश्किल से आपको 5 से 10 मिनट लगेंगे। मैंने ये सिस्टम जो है सबके लिए शुरू किया है। इवन मैं देख रहा था मैडम को बड़ा आनंद आ रहा है इसमें, मेरी डॉटर को बड़ा आनंद आ रहा है, मेरे बेटे को बड़ा आनंद आ रहा है, मेरे जो और फ्रेंड्स वगैरह वो कह रहे हैं बड़ा अच्छा लगता है। हम तो अखबार पढ़ते थे लेकिन अब साथ साथ तेरी टिटबिट भी देख लेते हैं। मैंने कहा बढ़िया यार, कहते हैं उसमें एकदम आइडिया लग जाता है। तो देखो अगर आपने कामयाब होना है ना स्टॉक मार्केट में तो इन्फॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए। तो इन्फॉर्मेशन पूरी, मैं सुबह उठ जाता हूँ 6 बजे, फटाफट सब चीज़ें तैयार कर देता हूँ। तो अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो आप अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण फीचर जो है जो आपको मिल सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट उसको मिस कर रहे हैं। बाकी फैसला आपका है, मैं कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा। बाजार आज में सबसे पहले अपना प्यारा एमकेजे निफ्टी 50 टॉक्स, हम बात करेंगे निफ्टी 50 की सबसे बेहतरीन, यानी आजकल देखा जाए तो भारतीय बाजारों की पहचान ही निफ्टी 50 से होती है। कैसा लगा डायलॉग कमेंट में बताइए। तो भाई आज बाजार खुलता है एक बड़ी गैप अप ओपनिंग के साथ। फ्राइडे को बाजार बंद हुआ था 9250 के आसपास और आज बाजार खुलता है 9350 के आसपास, लगभग 100 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग। बाजार खुलते ही बाजार एक ऊपर की तरफ उड़ान लेता है और टच करता है 9440 के आसपास का एक पीक, और उस वक्त लग रहा होता है कि बाजार में चारों तरफ बुल्स का साया मंडरा रहा है और बेयर्स धुम दबाकर भाग गए हैं। पर उसके बाद बाजार करवट लेता है और बाजार लगातार गिरता जाता है, गिरता जाता है, गिरता जाता है, फिर एक रेंज में स्टेबल रहता है। आप चार्ट देखते रहिए, एक रेंज में स्टेबल रहता है और उसके बाद धड़ाम से गिरता है और एक बॉटम बनाता है 9219 का। उसके बाद हल्का सा बढ़कर 9240 के आसपास बाजार बंद हो जाता है। तो लगभग 12 पॉइंट की गिरावट के साथ, अर्थात 0.13% की गिरावट के साथ हमारा आज निफ्टी 50 बंद होता है लाल में। कैंडल बनती है लाल क्योंकि खुला था तेज और बंद हुआ मंदा। तो लाल कैंडल आती है और कैंडल स्टिक बाजार कल में अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं ऐसे स्टॉक्स की जिन्होंने 3% से ज्यादा की तेजी दिखाई। बड़ा जरूरी होता है यह जानना कि कितने स्टॉक्स ने 3% की ज्यादा तेजी दिखाई और कितने स्टॉक्स ने 3% से ज्यादा की मंदी दिखाई, क्योंकि इनसे आइडिया लगता है ओवरऑल बाजार का रुख क्या है। तो आइए आज देखें तो 8 ऐसे शेयर थे 50 में से 8 जिनमें 3% से ज्यादा की तेजी थी, और सबसे टॉप पे हीरो मोटर्स, फिर टाटा मोटर्स, फिर बजाज ऑटो, फिर मारुति सुजुकी, और बाद में आप देखेंगे इसमें आइशर मोटर्स भी था। यानी कि आज सेंसेक्स बोल गया नहीं, आज निफ्टी 50 के ऊपर जो टॉप परफॉर्मिंग शेयर्स थे वो ऑटो सेक्टर के थे, और ये एक अचंभे की बात है, चौंका देने वाली बात है। ऑटो सेक्टर पे बहुत बड़ा डेंट पड़ा है साहब इस लॉकडाउन का। पर आज पूरा का पूरा देखा जाए तो निफ्टी 50 का रुझान
तेजी की बात करें तो ऑटो सेक्टर की तरफ था। इसके अलावा भारतीय इंफ्राटेल, ग्रासिम, जेएसडब्ल्यू स्टील और जी एंटरटेनमेंट ने भी 3% से ज्यादा की तेजी दिखाई। अब बात करते हैं 3% से ज्यादा की गिरावट, मात्र 3 ही शेयर थे और टॉप पे अपना आईसीआईसीआई बैंक, उसके बाद बीपीसीएल और फिर डॉक्टर रेड्डी लैब, इन तीनों ने 3% से ज्यादा की गिरावट दिखाई। अब बात कर लेते हैं अपने की इंडिसेस की। की इंडिसेस की बात करें तो आज मिला जुला रिस्पॉन्स था। हरियाली और ललियाली, ये ललियाली कैसा लगा आपको शब्द कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हरियाली मतलब तेजी, ललियाली लाल रंग से मैंने एक शब्द बनाया है, ललियाली मतलब मंदी। तो अगर हम की इंडिसेस की बात करें तो इसमें हरियाली और ललियाली दोनों ही छाई हुई थी। हरियाली की बात करें तो टॉप में था निफ्टी नेक्स्ट 50 और ललियाली की बात करें तो बॉटम पे था निफ्टी बैंक, यानी ये थी आज पोजीशन अपने की इंडिसेस की। अब बात कर लेते हैं सेक्टोरल इंडिसेस की। यहां भी वही रुझान देखने को मिला, हरियाली और ललियाली दोनों का मिला जुला प्रदर्शन देखने को मिला। टॉप पे मैंने आपको बताया आज निफ्टी ऑटो था जिसने लगभग 4.25% की तेजी के साथ अपनी पारी खत्म करी। और अगर हम बात करें निफ्टी प्राइवेट बैंक की, सबसे ज्यादा बॉटम पे था, लगभग 100-1.25% की मंदी के साथ इसने आज बाजार में अंत अपना दिखाया। बाकी सारे इंडेक्स आप देख सकते हैं, एफएमसीजी, फार्मा, पीएसयू मंदी में बंद हुए, मेटल, आईटी, कंजम्पशन, इंफ्रा तेजी में बंद हुए। तो इस तरह से हरियाली और ललियाली दोनों का मिला जुला मिश्रण देखने को मिला की इंडिसेस में भी और सेक्टोरल इंडिसेस में भी। आइए अब बात करते हैं एमकेजे स्टॉक टॉक्स की। पहला स्टॉक जो मैं एमकेजे स्टॉक टॉक्स में लेके आया हूं वो है एचडीएफसी एएमसी, आपका प्यारा सबसे राज दुलारा एचडीएफसी एएमसी। एचडीएफसी एएमसी के क्वार्टर 4 के नतीजे आ गए हैं और नतीजे क्या बताऊं, दिल को छलनी कर गए हैं। हेडलाइंस आपकी आ गई है, आप देख सकते हैं। अगर हम बात करें कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो उसमें लगभग 9.5% की गिरावट देखने को मिली है। दिल चूर चूर हो गया, छलनी छलनी हो गया। यानी इसी क्वार्टर में पिछले साल जो प्रॉफिट कमाया गया था उससे इस क्वार्टर में 9.5% कम की कमाई हुई है। अब अगर हम बात करें कंपनी की टोटल इनकम की तो यहां भी एक भारी डेंट पड़ा है, लगभग 18% की गिरावट देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। दिल टूट जाता है। इसके बावजूद कंपनी ने 28 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। अगर हम एसेट्स देखें, टोटल एसेट्स मैनेज बाय द फंड, ये भी लगभग 7.25% की गिरावट दिखा रहे हैं। यानी ओवरऑल परफॉर्मेंस में जबरदस्त हर जगह डेंट लगे हुए हैं। जैसे किसी गाड़ी को लोगों ने आगे से, पीछे से, साइड से, दाएं से, बाएं से, सब जगह 2-2, 4-4 हथौड़े लगा दिए। तो जिस प्रकार का डेंट नजर आता है, समझिए उसी प्रकार का इस एचडीएफसी एएमसी रूपी गाड़ी पर काफी सारे डेंट लग गए। कैसा लगा ये डायलॉग कमेंट बॉक्स में बताइए। अब अगर हम बात करें ओवरऑल फंड कितना ये मैनेज कर रहा है, लगभग 1.2 लाख करोड़ का फंड मैनेज कर रहा है। तो ओवरऑल बात करें प्रॉफिट्स की, बात करें इनकम की, बात करें एसेट अंडर मैनेजमेंट की, सब जगह एक माइनस यानी नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली है। आइए आज के भावों की चर्चा करते हैं। भाव अगर आप देखेंगे तो आज लगभग 3%, पूरा 3 तो नहीं, 2.92% की गिरावट से आपका प्यारा राज दुलारा एचडीएफसी एएमसी बंद हुआ है। आज ये खुला था जो 2525 के लेवल पर, बॉटम बनाया 2501 का, टॉप बनाया 2645 का। की स्टैटिस्टिक्स की बात करें, अभी भी इस शेयर का प्राइस टू बुक रेशियो साहब बहुत ज्यादा है। आपको जान के आश्चर्य होगा, 17.5% से भी 17 टाइम्स, परसेंट नहीं बोलेंगे, टाइम से भी ज्यादा है प्राइस टू बुक रेशियो। और प्राइस अर्निंग रेशियो देखा जाए तो वो भी लगभग 42 टाइम्स है। तो कहीं ना कहीं मुझे तो मेरी जान ये अभी भी ओवर प्राइस्ड लगता है। बाकी आने वाला वक्त बताएगा कि इसमें कितनी गिरावट देखने को मिलती है। इसमें एक बहुत बेहतरीन, बहुत खूबसूरत बात है जो इसकी बैलेंस शीट में दिखाई देती है, और वो कि ये जो कंपनी है जीरो डेट कंपनी है, कोई उधारी नहीं है। जिस कंपनी के ऊपर साहब उधार नहीं होता ना, वो आराम
आराम से मंदा काट लेती है, और जिसके ऊपर उधार होता है उसकी हालत रिलायंस जैसी होती है। आनन फानन सौदे करने पड़ते हैं ताकि किसी तरह से पैसा इकट्ठा हो जाए और उधार चुक सके। कैसा लगा ये कंपैरिजन, कमेंट बॉक्स में बताएं। अब अगर इसमें हम देखें इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग, तो दिल जो देखता है वो ये देखता है कि सारा माल तो प्रमोटर के पास पड़ा है। लगभग 83% होल्डिंग प्रमोटर के पास है। एफआईज डीआईज के पास लगभग 5.6% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास 1% से हल्की कम होल्डिंग है, और आपके और मेरे जैसे लाजवाब रिटेल इन्वेस्टर्स के पास लगभग 8% की होल्डिंग है। आइए अब बात करते हैं आपके चहेते आईसीआईसीआई बैंक की। इसके भी Q4 के रिजल्ट आ गए हैं। हेडलाइन स्क्रीन पर आ गई है। आइए बात करते हैं इसके रिजल्ट्स की डिटेल में। भाई अगर बात करें प्रॉफिट की, तो आईसीआईसीआई बैंक ने 26% की तेजी दिखाई है, इंक्रीज दिखाई है अपने प्रॉफिट्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और जो प्रॉफिट रिपोर्ट किए हैं वो है 1221 करोड़ के। परंतु ईटी नाउ ने एक पोल किया था जिसके अनुसार लग रहा था कि जो प्रॉफिट होंगे वो 3000 करोड़ के होंगे। यानी कहीं ना कहीं आईसीआईसीआई ने मार्केट को, मार्केट के दिग्गज लोगों को, मार्केट के एनालिस्ट को नाराज कर दिया, उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अब अगर हम बात करें नेट इंटरेस्ट मार्जिन की, वो भी बड़ा है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन हो गया 3.87। नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है रेट जिस पर लोन दिया जाता है माइनस रेट जिस पर पैसा यानी डिपॉजिट्स लिए जाते हैं। जो परसेंटेज गेन हो गया, जो परसेंट का डिफरेंस है, वो होता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो 3.87 रहा, जो कि देखा जाए पुराने वक्त से कंपेयर किया जाए तो थोड़ा थोड़ा बड़ा ही है। अब बात करते हैं आईसीआईसीआई बैंक के एसेट क्वालिटी की। तो साहब ये माना जा रहा है कि जो इसकी रिटेल बुक है लगभग 50% सिक्योर्ड है, और इसने कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए एक अच्छा प्रोविजन भी क्रिएट किया है ताकि बैलेंस शीट जो है संभली रहे। इसके अलावा बैंक का मानना है कि इनका हाई प्रोविजन कवरेज रेशियो है, हेल्दी पीपीओपी है, जिसकी वजह से बैंक के अंदर लॉस को बर्दाश्त करने की शक्ति जो है ज्यादा है। अगर हम बात करें प्रोविजन कवरेज रेशियो की, तो वो इंक्रीज हो गया है 75.7% इन कंपैरिजन टू 70.6% ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात की जाए। आइए इसका आज का प्राइस चार्ट देखते हैं। प्राइस चार्ट अगर देखेंगे तो आज आईसीआईसीआई बैंक एक ऐसा शेयर था जिसने शेयर बाजार के अंदर सबसे ज्यादा गिरावट दिखाई। 5% से ऊपर गिरावट के साथ यह शेयर आज बंद हुआ है। तो अपनी भाषा में हम कह सकते हैं आज रिजल्ट आने के बाद आईसीआईसीआई बैंक के कपड़े फट गए। देखा जाए तो आज शेयर खुलता है 341 के ऊपर, और उसके बाद एक हल्का सा टॉप बनाता है 343 का, और फिर जो नीचे का रुख पकड़ता है तो नीचे पे नीचे पे नीचे जाता जाता है और एक बॉटम बनाता है 318 का, और बाद में हल्का सा बढ़कर 320 के लेवल पर बंद हो जाता है। वाइटल स्टैटिस्टिक्स देखेंगे अगर आप, तो आप पाएंगे प्राइस टू बुक रेशियो काफी अट्रैक्टिव हो गया है, 1.97 का रह गया। प्राइस अर्निंग रेशियो जो है वो थोड़ी सी रीजनेबली है, वो है लगभग 27 टाइम्स। तो ये पोजीशन है आपके प्यारे राज दुलारे आईसीआईसीआई बैंक की। आइए शेयर होल्डिंग पैटर्न में नजर देखें तो आपको अच्छा लगेगा, आप देख के चकित रह जाएंगे। एफआईज के पास इसमें लगभग 43% की होल्डिंग है मेरी जान, और म्यूचुअल फंड्स के पास लगभग 28% की होल्डिंग है, और आपके और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स यानी नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास मात्र 7.5% शेयर है। तो सारा का सारा माल जो है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने लपेट रखा है, अपने खींचे में दबाकर रखा हुआ है। आइए अब बात करते हैं मेंबर्स क्वेरी की। ये मिस्टर अवस्थी हैं हमारे YouTube के मेंबर, इनकी क्वेरी है, स्क्रीन पर आ गई है। ये पूछ रहे हैं कि भाई सर थोड़ा ये राइट्स, रिलायंस के राइट्स इशू का बताइए। दूसरा ये कह रहे हैं कि सर जब तक रिलायंस का राइट्स इशू निपटता नहीं है
हमें लगता है रिलायंस का शेयर गिरेगा नहीं और ना ही बाजार को गिरने देगा। तो कई सारी बातें हैं इनके प्रश्न में जिनको हम धीरे धीरे से डिस्कस करेंगे। पहली बात करते हैं रिलायंस के राइट्स इशू की। तो आपके सामने आ गया। तो रिलायंस के राइट्स इशू की जो रिकॉर्ड डेट निर्धारित की गई है वो करी गई है मई 14। तो भाई आप अपने शेयर को अपने दिल से अपने जान से मई 14 तक लगा के रखिए, उसके बाद भले शेयर को बेच देना, राइट्स आपको मिलेगा। बात को समझो, अगर आप मई 14 से पहले बेच देंगे तो राइट्स आपको नहीं मिलेगा। आप उसको मई 14 के बाद बेचें। वैसे एक आध दिन पहले बेच सकते हैं क्योंकि रिकॉर्ड डेट है ना, रिकॉर्ड डेट आने में टाइम लगता है, पर सेफ्टी के लिए आप नियम बना लीजिए मई 14 तक अगर आपको राइट्स चाहिए तो छाती से उसको लगा के रखिए शेयर को और मई 14 के बाद बेच दीजिए, फिर आपके राइट्स पे फर्क नहीं पड़ेगा। उदाहरण के लिए मैं बोलता हूं, अगर आपके पास 150 शेयर है तो राइट है 15 के पीछे एक शेयर, तो 15 के पीछे एक, तो अगर आपके पास 150 शेयर है तो आपको 10 का राइट मिलेगा। अगर आपके पास 1500 शेयर है तो आपको 100 का राइट मिलेगा। तो आप 14 मई के बाद शेयर बेच दीजिए, राइट्स आपको तब भी मिलेगा। अब मान लीजिए आपके पास 1500 शेयर है, 14 मई तक छाती से लगा के रखिए, उसके बाद टाटा बाय बाय कर दीजिए और बेच दीजिए। 14 मई के बाद जब आप इसको बेच देंगे तो भी आपको राइट मिलेगा। शेयर थे 1500, राइट्स मिलेगा 100 का। आपके घर फॉर्म आ जाएगा, 100 शेयर भर के आपने अप्लाई करने हैं। उसमें आपके पास ऑप्शन होता है, ज़्यादा भी कर सकते हैं। 100 का आपको ऑफर आया है तो आप 120, 150, 200, 250, 300 जितनी श्रद्धा हो कर दीजिए। जो एक्स्ट्रा शेयर बच जाते हैं वो कंपनी जिन्होंने एक्स्ट्रा अप्लाई किए होते हैं उनको बांट देती है, पर बहुत उम्मीदें लगा के मत रखिएगा, थोड़े बहुत ही एक्स्ट्रा शेयर आते हैं। ये था इनके सवाल के पहले पार्ट का जवाब। अब दूसरे पार्ट की चर्चा करते हैं। वो कह रहे हैं भाई साहब जब तक रिलायंस का इशू भर नहीं जाता रिलायंस का शेयर गिरेगा नहीं। काफ़ी हद तक ये बात सही है। कहीं ना कहीं जो वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोग हैं जो चाहते हैं रिलायंस के राइट्स को एक सक्सेसफुल बाजार के अंदर एक नाम मिले, एक कहते हैं ना कि बस न्यूज़ बन जाए, भाई साहब ये हो गया, भाई साहब वो हो गया, वो तो चाहेंगे ही कि रिलायंस का जो शेयर है जब तक राइट्स की भरपाई नहीं हो पाती चांद सितारों को छूता रहे। बाकी एक्चुअल में क्या होगा ये वक्त बताएगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये बाजार को टिकाए रखेगा। देखिए मानता हूं मैं साहब, मानता हूं कि रिलायंस का जो वेट है निफ्टी 50 में काफ़ी ज़्यादा है। रिलायंस चढ़ता है तो निफ्टी 50 भी चढ़ पड़ता है, गिरता है तो निफ्टी 50 भी गिर पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि रिलायंस के ऊपर ही सब कुछ बेस्ड है, और भी दिग्गज शेयर हैं। अगर वो सारे दिग्गज शेयर उल्टी डायरेक्शन में भागेंगे तो रिलायंस कितना खींच पाएगा देखना पड़ेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो ये बात को आप 100% मानकर ना चलिए। उम्मीद करता हूं हमारे ये जो यूट्यूब के मेंबर हैं इनके सारे प्रश्नों का जवाब मैंने दे दिया है। आइए अब बाजार कल में, अब हम कोशिश करेंगे कि बाजार कल में क्या होगा, क्या हो सकता है, इसको जांचने की कोशिश करेंगे, अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे। 100% तो साहब कोई भी बात नहीं कही जा सकती। सबसे पहले हमारा आ गया है कैंडलस्टिक चार्ट। इसमें हम 4 पैरामीटर्स पे बात करेंगे। पहले कैंडलस्टिक्स की, फिर बोलिंजर बैंड की भी करेंगे। मैंने बढ़ा दिया, आपने देखा होगा। पहले मैं 3 पैरामीटर्स पे डिस्कस करता था, कैंडलस्टिक, MACD, RSI। अब मैंने आपके लिए बोलिंजर बैंड बढ़ा दिया है क्योंकि बोलिंजर बैंड पे भी मैं ऑलरेडी एक वीडियो ला चुका हूँ। आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइए। तो और फिर MACD और RSI चारों पे हम बात करेंगे। आइए सबसे पहले कैंडलस्टिक की बात करते हैं। साहब कैंडल को देखिए, साहब कैंडल को देखिए। कैंडल जो है एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बनी है। सुबह कब्जा कर लिया था हमारे बुल्स ने बाजार पर और एक गैप ऑफ ओपनिंग दिखाई। आप देखेंगे पिछली क्लोजिंग के मुकाबले बहुत ऊंचा बाजार खुलता है और एक ऊंची हाइट पे भी चला जाता है। फिर कहां से हमारे दौड़े चले आते हैं बेयर्स और खींच के बाजार को पिछली क्लोजिंग से नीचे क्लोज करते हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल हमको देखने को मिलती है। पर एक बात आप नोट करिए, अगर हम बोलिंजर बैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो आप देख रहे थे कि पीछे निफ्टी ने बोलिंजर बैंड के टॉप को टच किया था, फिर वहां से वो नीचे की तरफ आया, मिडिल लाइन को टच करके वहीं टिका हुआ है। अगर आप पिछले 2 दिन का स्पेशली डाटा देखेंगे तो कैंडल्स बिल्कुल सट के बनी हुई है, जैसे सट के एक साथ सट के नहीं खड़ी होती, बिल्कुल उस तरह से दोनों कैंडल बनी हुई है। और आप देखेंगे बोलिंजर बैंड का मुंह भी थोड़ा सा छोटा हो गया। तो जब बोलिंजर बैंड का जो मुंह होता है वो नैरो हो जाए, यानी छोटा हो जाए और थोड़े दिन चलता रहे, यानी और 2, 4, 5 दिन अगर ऐसे चलता रहता है तो ये माना जाता है कि अब बाजार एक ब्रेकआउट लेगा।
वो ब्रेकआउट ऊपर का भी हो सकता है साहब और नीचे का भी, वो वक्त ही बताता है। लेकिन सभी पैरामीटर्स पे देखा जाए, मैंने कल की वीडियो में भी चर्चा की थी जब वीकली एनालिसिस किया था कि हमारा जो है राइजिंग वेज बन रहा है और आइलैंड रिवर्सल भी बन चुका है और कैंडल अभी भी बेयरिश बन रही है और स्ट्रांग बन रही है। तो ओवरऑल हमें पैटर्न में थोड़ा वीकनेस ही नजर आ रही है। बाकी साहब शार्क मार्केट है, सारी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए 2 मिनट भी नहीं लगते। अब बात करते हैं एमएसीडी चार्ट की। एमएसीडी चार्ट में लगातार बेयरिशनेस बढ़ती जा रही है। पहले 5 हिस्टोग्राम लाल थे और आज 6ठा हिस्टोग्राम भी लाल है और छोटा होता जा रहा है। छोटा होता जाएगा तभी लाल रहेगा ना, जब आपकी एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन से ऊपर होती है तो हिस्टोग्राम ऊपर की तरफ बनते हैं, और जब एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन से नीचे होती है तो नीचे की तरफ बनते हैं। आजकल ऊपर है तो ऊपर की तरफ बन रहे हैं, और अगर वो गैप कम होता जाएगा तो जो आपके जो बार्स हैं, हिस्टोग्राम्स हैं, वो लाल बनेंगे और उनका साइज छोटा होता जाएगा, क्योंकि एक हिस्टोग्राम वो गैप ही रिप्रेजेंट करता है। तो अब आप देखेंगे ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि मिलन होने वाला है। किसका? एमएसीडी और सिग्नल लाइन का। दोनों बिल्कुल नजदीक पहुंच गए हैं। ऐसा लग रहा है अभी हुआ मिलन, अभी हुआ मिलन, अभी हुआ मिलन। कभी भी ये मिल जाएंगी और उसके बाद आपकी जो एमएसीडी लाइन है सिग्नल लाइन को काट के नीचे चली जाएगी, और अगर काट के नीचे चली जाएगी तो उसको हम कहते हैं बेयरिश क्रॉसओवर। तो एक बेयरिश क्रॉसओवर बनने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। बाकी बनता है या नहीं बनता साहब ये तो वक्त ही बताएगा। अब बात करते हैं आरएसआई पे। आरएसआई में अभी भी 50 के नीचे वाला जोन में घूम रहा है, 49 के आसपास। वैसे 80 पे हम बोलते हैं ओवरबॉट, 20 पे बोलते हैं ओवरसोल्ड। अगर 80 हो जाए तो हम कहते हैं बहुत तेजी आ गई भाई साहब, बाजार गिर सकता है। 20 हो जाता है हम कहते हैं बहुत मंदी आ गई, बाजार चढ़ सकता है। पर ये 50 जो है ये न्यूट्रल वाली जोन है। तो अगर आरएसआई की बात करें तो आरएसआई तो कंफ्यूज है, यहां जाऊं वहां जाऊं, बोलो भाई किधर जाऊं। तो ये तो पोजीशन है आरएसआई की। तो ओवरऑल अगर हम देखें कि कैंडलस्टिक चार्ट मंदी दर्शा रहा है, एमएसीडी मंदी दर्शा रहा है, बोलिंजर बैंड कंफ्यूज्ड है, बता नहीं पा रहा है, वो इस वक्त दिखा रहा है कंसोलिडेशन जैसी पोजीशन, और आरएसआई जो है वो न्यूट्रल की स्थिति दिखा रहा है। तो ये है हमारा एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस कैंडलस्टिक चार्ट्स के बेसिस पर। आइए अब बात करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस की। बेटा बिल्कुल डाटा का प्रेजेंटेशन चेंज किया है जिससे आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि वीकली डाटा जिस तरह से मैंने पिछली वीडियो में यानी कल दिया था उसी पैटर्न पे मैंने डाटा दिया है, और इसमें कंपैरिजन पहले के मुकाबले बेहतर होगा। अगर आपको कंपैरिजन का मजा आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, इससे हमें प्रेरणा मिलेगी, और अच्छा लगे तो लाइक का बटन भी ठोक दीजिएगा। अब देखते हैं, सबसे पहले कॉल्स की डिटेल आ गई है। पहला मैंने फर्क ये किया कि डाटा को लैख में दे दिया। ये मेरे किसी सब्सक्राइबर ने सजेस्ट किया था कि सर आप जो है लैक्स में दे दो, तो मैंने लैक्स में कर दिया। पहला काम ये किया। दूसरा मैंने ये किया कि कॉल्स की दोनों दिन की डिटेल साथ साथ लगा दी ताकि कंपैरिजन आप अच्छा कर पाओ, है कि नहीं। तो ये मैंने थोड़ा परिवर्तन किया, और स्ट्राइक प्राइस मैंने ऊपर ले लिए। तो आपको स्ट्राइक प्राइस में जो कॉम्पिटिटिव है सिर्फ उन्हीं को कंपेयर करा रहा हूं, 8000, 8500, 9000, 9.5 और 10। तो कॉल की बात करें तो हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा कॉल का जो ओपन इंटरेस्ट है अभी भी 10,000 पर है। 8 तारीख को भी 10,000 पे था, आज भी 10,000 पर है, और 23 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। और सेकंड हाईएस्ट इंटरेस्ट जो है वो 9.5 पर है। 8 को भी 9.5 पे था, आज भी 9.5 पर है, और वो है 15 लाख के आसपास का। यानी अगर ओपन इंटरेस्ट देखा जाए तो 9.5 और 10 दोनों पे बढ़ा है। तो ये दिखा रहा है कि ये दोनों जो है स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस पॉइंट अभी भी बने हुए हैं। अब बात करते हैं पुट की। पुट का जो ओपन इंटरेस्ट है जो अभी सबसे ज्यादा है वो है आपका 9,000 की स्ट्राइक प्राइस पर, और आप देखेंगे वो बढ़ा है 8 तारीख के मुकाबले बढ़ा है। बिल्कुल अब इजी कंपैरिजन हो रहा है। आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और जो सेकंड हाईएस्ट है वो 8,000 पर है, और वो हल्का सा गिरा है। यानी 8,000 के ओपन इंटरेस्ट में कमी आई है, कॉल्स का पुट का अनवाइंडिंग हुआ है, और 9,000 के ओपन इंटरेस्ट में पुट की बात कर रहे हैं उसमें बढ़ोतरी हुई है, यानी नई पुटें लिखी गई हैं। तो अभी भी मैं कहूंगा 8 तारीख वाली सिचुएशन बरकरार है। 9,000 और 8,000 दोनों स्ट्रॉन्ग देखा जाए पॉइंट्स हैं किसके, सपोर्ट के। तो अभी भी डाटा एक ही बात की तरफ संकेत कर रहा है, दोनों का मर्जर किया जाए कि कहीं ना कहीं बाजार 9,000 और 9,500 के बीच में ही टिकने वाला है।
क्यों? 9,000 पे भी ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है पुट का और 9.5 पे कॉल का बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं दोनों बातें मिलाकर ये कह रही हैं कि बाजार 9 और 9.5 के बीच में ही अभी नजर आ रहा है। और अगर यहां से टूटेगा तो नीचे की तरफ 8,000 की तरफ बढ़ सकता है और ऊपर की तरफ टूटा तो 10 की तरफ बढ़ सकता है और 10 ऊपर का और 8 नीचे का काटने में उसको काफी जोर लगाना पड़ेगा, शायद उतना जोर अभी लगा ना पाए। अब बात करते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पेन की, जो बेस्ड होता है टोटल ओपन इंटरेस्ट में। टोटल ओपन इंटरेस्ट मतलब पुल और पुट और कॉल दोनों का जोड़ लेते हैं। तो सबसे ज्यादा अभी भी वो 9,000 के लेवल पे बना हुआ है। 8 तारीख को भी 9,000 पे था, आज भी 9,000 पे, पर यहां पर टोटल ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, यानी पेन यहां पर और बढ़ा है। कहीं ना कहीं जो महीना चल रहा है करंट मई का, ये 9,000 की तरफ ही बंद होगा, ऐसा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पेन की थ्योरी कह रही है। लेकिन अगर हम सेकंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पेन देखें तो 8 तारीख को वो था 9,500 के लेवल पर, आज वो बढ़कर हो गया है 10,000 के लेवल पर। तो यानी पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पेन तो कह रहा है थोड़ा सा बुलिशनेस ही हल्की सी बढ़ी है, पर देखते हैं, ये बाजार है, अलग अलग इंडिकेटर्स अलग अलग बात करते हैं, यही इसकी खूबी है, ताकि एक कंफ्यूजन सा बना रहता है। हर कोई सोचता है ये वाला काम करेगा, कोई सोचता है ये वाला काम करेगा, यही इसकी खूबी है और यही इसकी मजेदारी है। अब बात करते हैं पुट कॉल रेशियो की। अगर आप पुट कॉल रेशियो देखेंगे तो आज एक फिर नई चीज देखने को मिली है, वो ये कि इंडेक्स लेवल पे पुट कॉल रेशियो ने 1 का बैरियर तोड़ दिया है और ऊपर की तरफ चला गया है। और स्टॉक लेवल पर पुट कॉल रेशियो अभी भी सेम है और टोटल लेवल पर पुट कॉल रेशियो 1 के नजदीक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको कई बार पहले भी बता चुका हूं, पुट कॉल रेशियो होता है नंबर ऑफ पुट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कॉल्स। अगर ये 1 होता है तो ऐसा लगता है बाजार न्यूट्रल है, 1 से ज्यादा है तो यानी पुट्टे लोग ज्यादा खरीद रहे हैं, अर्थात बाजार में कहीं बियरिशनेस के संकेत हैं। और अगर 1 से नीचे है तो यानी लोग पुट्टों के मुकाबले कॉल ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, कॉल ज्यादा खरीद रहे हैं, यानी बाजार जो है बुलिश है। बाकी एकदम 1 के आसपास हो तो हम इसको न्यूट्रल कहते हैं, तो ये तो इस वक्त न्यूट्रल होने के ही संकेत दे रहा है। आइए अब बात करते हैं आपके प्यारे राज दुलारे एफआईज और डीआईज की। डेटा का स्टाइल यहां भी चेंज कर दिया है, आपको मजा आ जाएगा। पहले बात करते हैं एफआईज की। एफआईज की अगर आप बाइंग देखें, अब कंपैरिजन बड़ा प्यारा हो रहा है। अगर 8 और 11 आज को और पिछले दिन को कंपेयर करें तो बाइंग में गिरावट आई है लगभग 700 करोड़ की, सेलिंग में तेजी आई है लगभग 500 करोड़ की, और नेट में एफआईज ने माल खरीदा है पर कम। 8 तारीख को भाई साहब ये लोग माल खरीदते गए थे 17 से करोड़ के ज्यादा का, और आज 500 करोड़ के आसपास ही, थोड़ा सा ज्यादा ही माल खरीदा है इन्होंने। अब बात करते हैं डीआईज की। डीआईज की बाइंग भी बढ़ी है पर मात्र 400 पौने 400 करोड़ के आसपास। डीआईज की सेलिंग घटी है लगभग 300 करोड़ के आसपास, तो नेट सेलिंग में इनकी काफी गिरावट आई है। 8 तारीख को ये 1500 करोड़ का नेट माल बेच के गए थे, पर आज उसके मुकाबले लगभग आधा 821 करोड़ का ही नेट माल बेचा है। और अब इन दोनों का अगर हम टोटल कर लें तो टोटल में बाइंग में खासी कमी देखने को मिली है लगभग 320 करोड़ की, और बाइंग में, और सेलिंग की बात करें तो उसमें 200 करोड़ के आसपास की ज्यादा सेलिंग हुई है। ओवरऑल देखा जाए 8 मई को ये 221 करोड़ का माल खरीद के गए थे दोनों मिलकर, और आज दोनों मिलकर लगभग 286 करोड़ का माल बेच के गए हैं। तो अब मोटा मोटा अगर आप देखते हैं एफआईज की खरीदारी जारी है, डीआईज की बिकवाली जारी है और नेट में अब खरीदारी बिकवाली बन चुकी है। तो ये हमें नजर आ रहा है। तो नेट में देखा जाए तो बाजार में माल बिका ही है हमारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का। आइए अब बात कर लेते हैं अंतरराष्ट्रीय बाजारों की। अंतरराष्ट्रीय बाजारों को देखकर जो लोग मंदी की कामना कर रहे हैं, जो चाहते हैं बाजार गिरे, उनके चेहरों पे रौनक आ जाएगी। अगर आप देखें डाउ जोन्स लगभग 1% डाउन है, S&P 500 लगभग आधे % से ज्यादा डाउन है, नैस्डैक फ्लैट है, हल्का सा 0.08% तेज है, और स्मॉल कैप 2000 तो 2% से ज्यादा गिरा हुआ है। अब बात करें आपके टोरंटो की तो वो भी आधे % से ज्यादा
गिरा हुआ है। और बोस्पा यानी ब्राजील की बात करें तो वो हल्का सा 0.16 बढ़ा हुआ है। यानी ओवरऑल अंतरराष्ट्रीय बाजार भी अभी लालिमा यानी बिखेरे हुए हैं, ललियाली छाई हुई है। और यही चीज हमारे आज देसी बाजारों में थी। हल्के से तो फ्लैटनेस ज्यादा है, आज के माहौल के हिसाब से 1% के आसपास की गिरावट देखने को नजर आ रही है। उम्मीद करता हूँ वीडियो का मजा आ गया होगा। मजा आ गया तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। इसके साथ साथ अगर आप मेरे मेंबर बनना चाहते हैं ना तो यूट्यूब के, तो आप देखेंगे सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन है, दबा दीजिए साहब। सिल्वर गोल्ड डायमंड के मेंबर बन सकते हैं, उसको बनिए, ढेरों नॉलेज एक्वायर करिए और एक स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट बनिए। मैं कोई टिप नहीं देता, आपको तेज बनाता हूँ, हिसाब से स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ और बेहतरीन नॉलेज देता हूँ और आपको आजकल टेक्निकल एनालिसिस भी करके देता हूं गोल्ड और डायमंड मेंबर के साथ। इसके अलावा अगर आप मेरे व्हाट्सएप के सफायर और रूबी के मेंबर बनना चाहें तो व्हाट्सएप करिए, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एक चीज बता दूं, सफायर की मेंबरशिप लोग लेते हैं किस लिए, ताकि वो मेरे से कैश एंड कैरी, म्यूचुअल फंड्स की बातें समझ सके, सीख सकें और मैं क्या इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं उसका स्क्रीनशॉट देख सकें। और मेरी अपनी इन्वेस्टमेंट का स्क्रीनशॉट मैं सभी यूट्यूब के मेंबर्स के साथ भी उनके लेवल के अनुसार शेयर करता हूं। आजकल हम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं कर रहे कैश एंड कैरी में, क्यों? क्योंकि हम बाजार के गिरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमसे मेरा मतलब मैं, और मेरे लोग जो हैं सब्सक्राइबर्स हैं, मेंबर्स हैं, वो अपने हिसाब से अपना निर्णय ले रहे हैं। और इसके अलावा अगर आपको FNO में एक्सपर्ट बनना हो, मास्टर बनना हो, तो आप फिर मेरा जो है व्हाट्सएप का रूबी प्लान ज्वाइन करिए, जहां पर मैं डेली बेस पे अपने ट्रेड्स जो है FNO के शेयर करता हूं। आज भी मैंने 1 2 3 ट्रेड एग्जीक्यूट किए थे जो मैंने शेयर किए। तो ओवरऑल मैं उसमें पहले अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करता हूं ट्रेड, फिर मैं अपनी स्ट्रैटेजी बताता हूं कि मैंने इसको क्यों किया, किस लिए किया और इससे क्या होता है, आपकी नॉलेज हो जाती है। उसके बाद अगर आपको कोई डाउट होता है आप पूछ लेते हैं, मैं वो डाउट आपका क्लियर कर देता हूं। अच्छा, इसके अलावा अगर आपने कोई डीमैट अकाउंट खुलवाना हो, कोई म्यूचुअल फंड में अप्लाई करना हो, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। मेरी बात समझे? और अच्छी किताबें पढ़नी हो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आ गया होगा। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू और आप स्टॉक मार्केट के बादशाह बने।